दीवानापन एपिसोड 164। अब आगे। जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और वो शॉक्ड होकर आशी को ही देखने लगी। तो वही आशी को ऐसा लगा जैसे कि वो आज के आज ही मर जाएगी, क्योंकि जिस तरह से सारांश उसके तरफ देखकर ये बात बोली थी, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सारांश कोई भी रिस्क लेने को तैयार था। तभी सारांश ने आशी की तरफ इंटेंस नज़रों के साथ देखते हुए आगे बोला, ये मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मैंने इसे कितनी बार कहा कि मुझे एक्सेप्ट कर ले, पर यह है कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हर बार मुझे मना कर देती है, जबकि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि इसके लिए मैं पूरी फैमिली से बात करने के लिए भी तैयार हूँ, पर यह है कि मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं कर रही है। ये सब सुनकर अब आशी को चक्कर आने लगा। वो गुस्से के साथ बोली, सारांश स्टॉप इट, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है यहाँ पर जन्नत है। तुम जन्नत के आगे ऐसी बकवास नहीं कर सकते। ये सुनकर सारांश भी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, मैं जानबूझकर जन्नत के सामने ये सब कुछ कह रहा हूँ जिससे कि तुम्हें एहसास हो सके कि मैं कोई डरपोक इंसान नहीं हूँ जो किसी भी दूसरी लड़की से शादी कर लेगा, जबकि प्यार तुमसे करता हूँ। जन्नत को भी पता चलना चाहिए कि मेरी लाइफ में एकलौती तुम लड़की हो जो मेरी जिंदगी में इस तरह से आई है और हमेशा मेरी जिंदगी में रहने वाली है। आखिर इसे भी पता चलना चाहिए कि मैं तुमसे कितने हद तक प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर आशी ने बहुत ही गुस्से के साथ कहा, सारांश जस्ट शट अप। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है इन सब की वजह से तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। सारांश ने बिना किसी भाव के साथ कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे इतना पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि प्यार करना गलत नहीं होता। ये सुनकर गुस्से के साथ आशी ने कहा, बट दिस लव इज फॉरबिडन लव। इस प्यार का कोई मायने या मतलब नहीं है। इस प्यार में कोई सक्सेस नहीं मिलने वाला, बल्कि लोग हमें गालियां देंगे। जब पता चलेगा कि हम कजन सिस्टर और ब्रदर होकर इस तरह से एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। तुमने आखिर क्या समझ रखा है? पहली बार तो मुझे इस तरह फैमिली का प्यार मिला है। तुम क्या चाहते हो कि यही फैमिली ये सब जानने के बाद मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दे? क्या तब तुम खुश हो जाओगे? ये सुनकर सारांश गुस्से के साथ उसे बाजू से पकड़ कर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होते हुए देख सकता हूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता, बल्कि अगर कोई तुम्हें तकलीफ देगा तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। ये सुनकर आशी ने गुस्से के साथ दांत पीसते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो शायद। तुमने नशा किया है इसलिए कुछ भी बात कर रहे हो। छोड़ो मुझे। इधर जन्नत को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहां पर थी ही नहीं और वो दोनों ही थे जो आपस में एक हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ाई कर रहे थे। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, क्योंकि वो काफी ज्यादा शॉक थी। उसे एक सदमा लगा था ये जानकर कि उसके घर में ही आशी और सारांश इस तरह कर रहे थे। ये बात उसके लिए बहुत ही ज्यादा शौकीन थी। तो वही आशी की नज़र जन्नत के चेहरे पर गई। उसे पता चल चुका था कि अब जन्नत से कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सारांश ने जो गलती की थी अब जन्नत अपने आप ही सब समझ जाएगी। इसलिए उसने हिचकी चाहते हुए धीरे से कहा, जन्नत मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। पर तभी जन्नत ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ खुद देख रही हूँ और मुझे सब पता चल गया है। पर सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। सारांश भाई, आप तो बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। आपने इतना बड़ा सच्ची छुपाया। इसी घर में आपका प्यार है और आपने कितनी आसानी से हम सबसे छुपा लिया। उसकी ये बात सुनकर आशा हैरानी के साथ बोली, जन्नत ये तुम क्या कह रही हो? मैं इसका कोई प्यार नहीं हूँ। इसके जवाब में जन्नत ने कहा, तो क्या है आप बताए मुझे। मैं भी जानना चाहती हूँ। आखिर चल क्या रहा आप दोनों के बीच? ये सुनकर आशी आगे आते हुए बोली, देखो मैं तुम्हें सब बताऊंगी। एक्चुअली ये सिर्फ एक रात की गलती की वजह से हुआ है। इसके बाद पता नहीं इस सारांश को क्या भूत सवार हो गया। ये मेरे पीछे पड़ गया, जबकि मैंने इसे कितनी बार रोकने की कोशिश की, मना किया, इससे दूर जाने की कोशिश की, पर यह है कि कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। तभी सारांश गुस्से से उसके पास आते हुए बोला, क्या सच में तुमने मुझे रोकने की कोशिश की? अगर तुमने वाकई मुझे रोकने की कोशिश की थी तो उस रात को क्या हुआ था जब तुम खुद मुझे अपने करीब कर रही थी और कह रही थी कि मैं दूर ना जाऊं और वैसे ही करता रहूं जैसे कर रहा हूं? ये सुनकर आप आशी पूरा चेहरा लाल पड़ गया और उसके साथ जन्नत का भी लाल पड़ गया। जन्नत ने हल्की शर्म के साथ आशी की तरफ देखा तो आशी को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी जमीन खोदकर उसी में घुस जाए। उसने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को चिल्लाने से रोका और धीरे से बोली, सारांश तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? तुम जन्नत के सामने इतनी घटिया बात कैसे कर सकते हो?
सारांश ने भड़कते हुए कहा, तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम तो ऐसा दिखा रही हो जैसे कि सारी गलती मेरी हो। तुम्हारी तो कोई गलती ही ना हो। तुम क्यों झूठ बोल रही हो इससे? आखिर तुम इसे सच भी बता सकती हो ना कि तुम मुझे भी प्यार करती हो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी फीलिंग्स है, बस इसी की वजह से तुम मुझे अपने करीब आने देती हो। वरना अगर मैं एक बार गलती से तुम्हारे करीब आया था तुम दोबारा कभी मुझे अपने करीब ना आने देती। तुम कुछ भी करती पर मुझे रोक देती, पर तुमने नहीं रोका और हमारे बीच एक बार दो बार नहीं बल्कि तीन बार हो चुका है और दूसरी तीसरी बार हम नशे में नहीं थे। ये सब सुनकर अब आशी को जैसे सदमा लग गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त सारांश जन्नत के सामने उनके बेडरूम की बातें ऐसे करेगा। पर सारांश भी गुस्से में था। आशी ने जिस तरह से जन्नत से ये सब कुछ बताया था, सारांश को बहुत ज्यादा इरिटेटिंग महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी की सारी गलती उसकी हो। पर तभी जन्नत ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, पहले आप दोनों शांत हो जाए। ऐसे लड़ना बंद कीजिए और मुझे ये बताइए कि आखिर ये सब कब शुरू हुआ था। देखिए, आप दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ थोड़ी सी बात नहीं है बल्कि बात बहुत आगे बढ़ गई है, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे बताइए ये सब कब कैसे और किस तरह से शुरू हुआ। ये सुनकर सारांश कुछ बोलने को हुआ। तभी आशी गुस्से से बोली, तुम चुप हो जाओ, इसे जो बताना होगा मैं बताऊंगी। तुमने पहले मेरी बहुत बेइज्जती करवा ली है। ये सुनकर सारांश हैरानी के साथ बोला, क्या बेइज्जती? पर मैंने इसमें तुम्हारी बेइज्जती की ही नहीं, बल्कि तुम्हें तो आईना दिखाया है। तुम जो लगातार मुझे गलत कह रही थी, मैंने ये बताया है कि गलती मेरी केवल नहीं बल्कि तुम्हारी भी है, और प्यार अगर तुम्हारी नज़रों में गलत है तो गलत ही सही। मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं इस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर आशी ने गुस्से से जन्नत के हाथ को पकड़कर कहा, सारांश जस्ट स्टॉप इट। तुम जिस तरह से इस पागलपन को प्यार कर रहे हो, मुझे तुम्हारे इस पागलपन से डर लग रहा है। तुम किसी के आगे कुछ भी बोल देते हो, तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है, और ऐसी बेशर्मी भरे पागलपन के प्यार को मैं कुछ नहीं समझती। ये कहकर वो जन्नत को कमरे में लेकर जाते हुए बोली, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि अगर तुम इसके सामने रहोगी तो मुझसे खुद ही अपनी बातें करता रहेगा। ये कहकर वो जन्नत को लेकर सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तो वही सारांश ये सब सुनकर दांत पीसकर बोला, तुम्हें आखिर में पागल क्यों लगता हूँ? क्या मेरा प्यार कोई बेवकूफ़ी है? क्या प्यार करना वाकई गलत है? आखिर क्यों इस लड़की को समझ नहीं आता? ये कहकर उसने गहरी सांस लिया और वहां से बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ कमरे के अंदर, कमरे में आते ही जन्नत ने हैरानी के साथ पूछा, प्लीज आशी मुझे सब कुछ अच्छे से बताओ, क्योंकि अभी अभी मैंने सारांश भाई के मुंह से जो कुछ भी सुना वो सच में काफी शौक हूँ। तभी आशी ने परेशान होकर कहा, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा मुझसे उस रात नशे में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मुझे तो एहसास भी नहीं था कि वो सारांश यानी कि मेरा कजन ब्रदर था। मुझे लगा वो कोई अनजान होगा जिसके साथ मैंने वन नाइट स्टैंड की। वन नाइट स्टैंड की बात सुनते ही जन्नत ने शौक होकर कहा, क्या तो इसका मतलब तुम और सारांश भाई वन नाइट स्टैंड के जरिए एक दूसरे के करीब आए? पर तुम आखिर नशे में इतनी ज्यादा कैसे पागल हो सकती हो कि तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि कोई अनजान इंसान तुम्हारे करीब आ रहा है? ये तो अच्छी बात है कि वो सारांश भाई थे। तुम ये सोचो कि अगर उनकी जगह कोई और होता तो क्या होता। ये सुनकर आशी गुस्से से बोली, उससे मुझे सुकून रहता, कम से कम इस पागल इंसान से तो वो इंसान अच्छा होता। पर नाइट स्टैंड के बाद मुझे भूल जाता, पर ये इंसान तो मेरे पीछे ही पड़ गया। ये सुनकर जन्नत ने हल्के गुस्से में कहा, आशी तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें उनकी आंखों में प्यार दिखाई नहीं देता क्या? मैं अभी अभी ये सब कुछ जान रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी आंखों में देखकर कह सकती हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम हो कि ऐसी बातें कर रही हो। ये सुनकर आशी ने अब नम आवाज में कहा, जन्नत तुम्हें मैं गलत नजर आ रही हूँ क्या? तुम्हें नहीं पता हमारा रिश्ता कितना गलत है? ये सुनकर जन्नत गुस्से से बोली, तो ये सब कुछ तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। और मैंने ये भी सुना कि सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार तुम दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका है। इसके आगे मैं क्या ही बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर अब आशी को भी समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है मैंने गलत किया है, मुझे माफ कर दो। पर पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी वो मुझे टच करता है मैं पागल हो जाती हूँ। आई नो ये फीलिंग्स बहुत गलत है और इसके बाद मैं खुद को टॉर्चर भी करती हूँ। मैं खुद को सजा भी देता हूँ कि मैं क्यों उसके करीब गई। पर मैं क्या करूँ?
मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती जन्नत, इसलिए मैं मन ही मन हमेशा खुद से लड़ाई करती रहती हूँ, खुद को तकलीफ देती रहती हूँ। मैं तुम्हें, इस फैमिली को खोना नहीं चाहती और मुझे अच्छे से पता है कि जैसे ही हमारे बारे में फैमिली को पता चलेगा सब बहुत नाराज होंगे। मुझे सच में इस फैमिली से दूर नहीं होना चाहती अब मैं। ये सब कहते हुए अब आशी सिसकते हुए रोने लगी। आशी को ऐसे दर्द में रोते देख जन्नत को भी एहसास हुआ कि आखिर आशी ऐसा क्यों कह रही थी, क्योंकि इससे पहले जब उसे भी अपने और रिधान के रिश्ते के बारे में नहीं पता था तो उसे भी ये सब कुछ काफ़ी तकलीफ पहुंचता था। जब रिधान उसके करीब आता था या कुछ भी करता था तो उसे इस रिश्ते से बहुत घिन महसूस होती थी, लेकिन जब उसे असलियत पता चला तो उसे ये सब कुछ अच्छा लगने लगा। पर ये सोचते ही अचानक से जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, एक मिनट, क्या तुमको सारांश भाई का असली सच पता है? असली सच सुनकर आशी न समझी में कहा, कैसा असली सच? मैं कुछ समझी नहीं। इसके जवाब में अब जन्नत कुछ सोचने लगी और बोली, तुम्हें पता है पहले मुझे लगता था कि मैं रिधान की असलियत में बहन हूं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर रिधान मेरे साथ भाई वाला बिहेव नहीं करते थे, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं असलियत में उनकी बहन नहीं हूँ, मैं तो रमन अंकल की बेटी हूँ जिन्हें मैं हमेशा से अंकल कहते आ रही थी। तो क्या तुम्हें ऐसा ही फील होता है जब भी सारांश भाई तुम्हारे करीब आते हैं? ये सुनकर आशी ने ना समझे ने कहा, हाँ तुम्हारी बात तो मैं समझ गई, पर हमारा रिश्ता तो ब्लड रिलेटेड है ना। जैसे कि तुम अच्छे से जानती हो सारांश एक तरह से मेरा कजन ब्रदर है, वो मेरे बड़े पापा का बेटा है, तो हम दोनों के बीच ये इम्पॉसिबल है, बस इसीलिए तो मुझे तकलीफ होती है। तुम और रिधान तो ब्लड रिलेटेड नहीं थे, पर हमारा रिश्ता बहुत गंदा है और सोसाइटी हमें एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। ये सुनते ही जन्नत ने स्माइल के साथ कहा, तुम गलत हो, समाज इसे एक्सेप्ट करेगी क्योंकि तुम दोनों कोई ब्लड रिलेटेड नहीं हो। जैसे ही आशी ने ये सुना वो एक पल के लिए दंग रह गई और शॉक होकर बोली, व्हाट? एपिसोड 165। अब आगे। जन्नत, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आई, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? आशी ने बहुत ही शौकीन एक्सप्रेशन के साथ जन्नत को देखते हुए कहा। तो वही जन्नत ने अब गहरी सांस लेकर कहा, एक्चुअली तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम और सारांश भाई ब्लड रिलेटेड हो, राइट? ये सुनकर आशी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा ही लगता है, बस इसीलिए तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। ये सुनकर जन्नत ने स्माइल के साथ कहा, तो अगर मैं ये कहूँ कि तुम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हो तो क्या तुम सारांश भाई को एक्सेप्ट कर लोगी? आई मीन उनके प्यार को क्या तुम एक्सेप्ट कर लोगी? ये सुनकर आशी को एक सेकंड के लिए कुछ समझ नहीं आया और वो ना समझी में बोली, तुम क्या कह रही हो जन्नत? प्लीज क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगी, क्योंकि तुम्हारी ही बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही है। ये सुनकर जन्नत ने आशी को कंधे से पकड़कर कहा, बात यह है कि बड़े पापा ने सारांश भाई को 5 साल की उम्र में अडॉप्ट किया था, तब उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने सारांश भाई को अडॉप्ट कर लिया और उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार दिया और सूर्यवंशी खानदान का नाम दिया। वो एक तरह से अनाथ आश्रम में रहते थे और उनके मॉम डैड का पता आज तक नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो तुम और सारांश भाई ब्लड रिलेटेड नहीं हो, और सारांश भाई जो तुम्हारे लिए पागल है वो बस इसी वजह से है क्योंकि वो ऐसे तुम्हारे पीछे पागल नहीं हो जाते। अगर उन्हें ये ना पता होता, उन्हें अच्छे से एहसास है कि वो तुमसे खून से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए अब मेरी बात मानो और उन्हें एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि सारांश भाई की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है। ये सारी बातें सुनकर अब आशी बिल्कुल दंग रह गई, उसे एक सेकंड के लिए यकीन ही नहीं हुआ। वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, सारांश अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं हो सकता। ये सुनकर जन्नत ने थोड़ा उदासी के साथ कहा, तुम्हें पता है रिधान सारांश भाई को पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि सारांश भाई अडॉप्टेड चाइल्ड है। तुम अधिकतर देखा करती होगी कि रिधान और सारांश भाई हमेशा एक दूसरे से दूर रहते हैं, क्योंकि रिधान को सारांश भाई का अडॉप्टेड चाइल्ड होना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। वो अधिकतर इसी बात से उनसे लड़ाई करते रहते हैं। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है। बेचारे अडॉप्टेड चाइल्ड है तो क्या हुआ, क्या उनकी कोई लाइफ नहीं है? क्या उनकी कोई जिंदगी नहीं है जिसे वो अपने मन मुताबिक जी सके? इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। वो दुनिया की सारी खुशियाँ डिजर्व करते हैं, और अगर उनकी खुशियाँ तुम्हारे अंदर है, अगर वो तुम में अपनी जिंदगी ढूंढ रहे हैं तो तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर अब एक सेकंड के लिए आशी बस बिल्कुल खामोश रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी और उसे कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे ये यकीन करना ही था क्योंकि जन्नत जो भी कह रही थी सच था। वो इतनी बड़ी बात झूठ तो कभी नहीं बोल सकती। आशी ने हकलाते हुए कहा,
तो तुम ये कहना चाहती हो कि सारांश मेरा कोई कजिन ब्रदर नहीं है? वो मुझसे ब्लड रिलेटेड नहीं है। ये सुनकर जन्नत ने अपना सर हिलाया। तो इसके जवाब में आशी ने फिर से कहा, तो फिर तुम ये कहना चाहती हो कि जैसे कि तुम और रिधान भाई एक दूसरे से ब्लड रिलेटेड नहीं थे, बिल्कुल उसी तरह मैं और सारांश भी एक हो सकते हैं। हम दोनों के बीच रिलेशनशिप बन सकता है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर अब जन्नत ने स्माइल के साथ कहा, ऑफ कोर्स तुम और सारांश भाई एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते हो। तुम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता सकते हो। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो। और अब प्लीज लड़ाई करना बंद करो और उन्हें एक्सेप्ट कर लो। वो सच में तुमसे बच्चों की तरह प्यार करते हैं। मैंने उनकी आंखों में तुम्हें लेकर एक जिद और पागलपन देखा है और उस जिद पागलपन में तुम हमेशा खुश ही रहोगी। ये सारी बातें सुनकर अब आशी का दिमाग ही ब्लैंक हो गया और उसने धीरे से कहा, जन्नत मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो, क्योंकि मुझे अब सोचना है। जन्नत को पता था कि अभी आशी को अकेला छोड़ देना ही बेटर होगा, जिस वजह से वो स्माइल की और बोली, ओके तुम आराम से सोच लो और फिर अच्छे से जवाब देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिसके बाद वो वहां से चली गई। इधर आशी बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा और उसने धीरे से कहा, तो इसका मतलब मेरा दिल जो हमेशा सारांश के लिए बेचैन रहता था, मेरे दिल से जो हमेशा आवाज आती थी कि मुझे उससे प्यार करना चाहिए, वो कोई झूठ नहीं था। मैं सच में उससे प्यार करती थी और मैं सच में उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं सारांश के साथ कोई ब्लड रिलेटेड नहीं हूँ। सारांश मेरा कोई कजिन ब्रदर भी नहीं है, क्योंकि वो तो अडॉप्टेड चाइल्ड था। बेचारे को पता नहीं मैंने क्या क्या सुना दिया, जबकि उसे एडेप्टर चाइल्ड होने पर भी कितना कुछ सुनना पड़ता होगा। जैसे कि रिधान भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और ऊपर से मैंने भी पता नहीं क्या कुछ कह दिया। ये सारी बातें कहते हुए वो अब रोने लगी। उसे पता नहीं क्यों पर बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल और अजीब महसूस हो रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों से बस आंसू ही निकल रहा था। वो वही बेड पर ही लेट गई और रोते रोते ही सो गई। अगली सुबह का वक्त था और जन्नत की आंखें खुली। उसने बेड के दूसरे साइड को देखा जो अभी भी खाली था। जन्नत के चेहरे पर एक उदासी आ गई। वो बेड पर उठकर बैठ गई और धीरे से अपना पेट पकड़कर बोली, बेबी क्या आपके डैडी सच में आपके आने से खुश नहीं है? वो कल से घर नहीं आए, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तुमसे प्यार नहीं करते। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करते तो फिर वो मेरे करीबी क्यों आए? क्या उन्हें नहीं पता था कि अगर वो मेरे करीब आएंगे तो ये फ्यूचर में हो सकता है? आखिर वो मेरे लाइफ के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? ये सब कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे वाकई इस वक्त काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि रिधान कल से घर नहीं आया था और सारी रात वो उसके बिना ही थी। जबकि जब उसे ये पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, तब उसने क्या क्या सपने देख लिए थे। उसने ये तक सोच लिया था कि जब वो रिधान को बताएगी तो रिधान खुशी से पागल हो जाएगा और वो तो शायद अब उसकी हर एक खुशी का ध्यान रखेगा। पर अपने प्रेगनेंसी के दूसरे दिन ही उसे सुबह सुबह ऐसे रोना पड़ रहा था। इससे दुख की बात उसके लिए और कुछ भी नहीं थी, वो सिसक रही थी कि तभी दरवाजा खुला और भावना अंदर आते हुए बोली, जन्नत बेटा चलो हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। अचानक से उनकी आवाज सुनकर जन्नत ने तुरंत अपने आंसुओं को साफ किया और जल्दी से बोली, मॉम आप चलिए, मैं रेडी होकर आती हूँ। पर भावना ने जैसे ही उसके आंखों में आंसू को देखा, वो हैरान हो गई और तुरंत उसको पकड़ते हुए बोली, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? जन्नत ने अपना सिर में हिलाकर कहा, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आंखों में कुछ चला गया था। ये कहकर वो बेड से उठी और वॉशरूम में जाने लगी। तभी भावना ने उदासी के साथ कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, इतने सालों से तुम्हें बड़ा किया है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मुझे अच्छे से पता है कि तुम रिधान की वजह से परेशान हो, क्योंकि रिधान कल से घर नहीं आया है। पर बेटा मैं बस इतना ही कहूंगी कि वक्त पर यकीन रखो। रिधान जिस तरह से तुमसे दूर गया है, तुम देखना है एक दिन उसी तरह से वो तुम्हारे पास आएगा और अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करेगा और उसके दिमाग में जो ये अबॉर्शन का भूत चढ़ा हुआ है वो भी उतर जाएगा। ये सारी बातें सुनकर जन्नत ने दर्द में कहा, पता नहीं वो दिन कब आएगा, क्योंकि जिस तरह से रिधान मुझे छोड़कर गए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी अपने बच्चों को एक्सेप्ट करने वापस आएंगे। ये कहकर वो वॉशरूम के अंदर चली गई। तो वही उसकी ये सारी बातें सुना भावना बस लाचारी से उसे देखते रह गई। इधर दूसरी तरफ सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज के सीईओ केबिन के अंदर इस वक्त रिधान सोफे पर लीन होकर बैठा हुआ था।
उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और चारों तरफ शराब की बोतल पड़ी हुई थी। तभी असिस्टेंट कुछ वर्कर्स के साथ आया और चारों तरफ केबिन की सफाई करवाने लगा। रिधान अभी भी बस खामोशी के साथ सीलिंग को ही घूरे जा रहा था। तभी असिस्टेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस क्या मैं आपके लिए बाथटब रेडी कर दूं? उसकी आवाज़ सुनकर रिधान की पलकें झपक गई, लेकिन वो बिना किसी भाव के साथ बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाओ। ये सुनकर असिस्टेंट ने बस अपना सर हिला दिया और वो वहां से चला गया। इधर रिधान का फ़ोन बज उठा। रिधान ने एक नज़र फ़ोन की तरफ देखा और उसे कट कर दिया। पर तभी एक बार फिर से फ़ोन बज उठा। रिधान ने फिर से कॉल कट किया तो वापस से फ़ोन बज गया। ये देखकर रिधान ने अब गुस्से के साथ कॉल पिक करते हुए कहा, तुम मुझसे दूर चले गए हो, फिर भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तुम जहां हो वहां खुश क्यों नहीं रहते? क्यों यहाँ परेशान कर रहे हो? रिधान ने गुस्से के साथ कहा। तो उधर से मानिक ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम गधे हो रिधान? तुम जैसे लड़के से आखिर में दोस्ती कैसे कर ली? यू नो वॉट, तुम मेरे दोस्ती के लायक नहीं हो। ये सुनकर रिधान ने दांत पीसते हुए कहा, तो किसने कहा था मेरे पीछे आने के लिए? किसने कहा था मुझसे दोस्ती करने के लिए? मैंने तो नहीं कहा था, ना ही मैं तुम्हारे पीछे गया था। तुम खुद आए थे मेरे पीछे पीछे दोस्ती के लिए। ये सुनकर मानिक गुस्से के साथ बोला, इसलिए तो कह रहा हूँ कि गलती हो गई तुम जैसे इंसान से दोस्ती करके, क्योंकि तुमसे मैंने कितनी बार समझाया था, तुम्हें मैंने कितनी बार हर एक चीज़ बताया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने जन्नत को प्रेग्नेंट कर दिया और अब तुम उसका अबॉर्शन करवाने जा रहे हो। आखिर तुम क्या सोचकर ये सब कुछ कर रहे हो? ये सुनकर रिधान ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए कहा, तो आखिर तुम तक खबर चली ही गई। ये सुनकर मानिक ने दांत पीसते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे घर से अलग हूँ? जितनी वो तुम्हारी फैमिली इतनी मेरी भी फैमिली है। वहाँ कुछ भी होता है तो मुझे पता चल जाता है, और जब से मुझे ये बात पता चला कि जन्नत प्रेग्नेंट है और तुमने अबॉर्शन की बात कही है, मेरा खून खोल उठा। मैं तुम्हें कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, पर तुमने एक बार भी मेरा कॉल नहीं उठाया। मुझे अच्छे से पता है तुम इस वक्त क्या कर रहे हो और किस हालत में होंगे, पर तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। ये सुनकर रिधान गुस्से से चिल्लाया, तो सही क्या है मुझे बताओ। जो सही होगा मैं वही करूँगा, क्योंकि गलत सुन सुनकर मैं अब थक चुका हूँ। जिसे देखो वही मुझे गलत ठहरा रहा है। आखिर क्या गलती है मेरी? अगर मैं उसकी लंबी जिंदगी चाहता हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? अगर मैं उसे जिंदगी भर हेल्दी रखना चाहता हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? ये सारी बातें सुनकर मानिक एक पल के लिए स्पीचलेस हो गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और तुम कभी नहीं चाहोगे कि उसे कोई भी तकलीफ हो, लेकिन तुम्हें अगर उसकी इतनी फिक्र थी तो जब तुम उसके करीब जाते थे तो तुम्हें प्रोटेक्ट रहना चाहिए था। ये सुनकर रिधान गुस्से के साथ बोला, मैं उस वक्त पागल हो जाता था। मुझे सिर्फ अपने प्लेजर से मतलब होता था, इसलिए नहीं यूज किया मैंने कोई प्रोटेक्शन। पर जो गलती हुई है मैं उसे मिटा सकता हूँ। ये सुनते ही मानिक गुस्से के साथ बोला, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द इंडिया आऊँगा और जन्नत का अच्छे से चेकअप करूँगा। एक बार उसकी बॉडी चेकअप मैंने कर लिया और मुझे सब कुछ पता चल गया तो हम अबॉर्शन को अवॉइड कर सकते हैं। ये सुनते ही रिधान के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने दूसरे ही पल कहा, अबॉर्शन अवॉइड करने से तुम्हारा क्या मतलब है? इसके जवाब में मानिक ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे कहा था कि जन्नत बहुत जल्दी कंसीव नहीं कर पाएगी। उसे कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्या तुम्हें ये बात याद है? इसके जवाब में रिधान ने सीरियस होते हुए कहा, हाँ मुझे ये याद है, लेकिन इसका उससे क्या लेना देना? उसके जवाब में मानिक बोला, यही तो बात है। जब मेरे रिपोर्ट के हिसाब से वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती थी तो वो इतनी जल्दी कंसीव कैसे कर सकती है? और अगर उसने कंसीव किया है तो ज़रूर उसकी इनर बॉडी में जो प्रॉब्लम थी वो सही हो चुकी है, और इसका मतलब साफ है कि अगर हम अबॉर्शन को अवॉइड करते हैं और बच्चे को इस दुनिया में लेकर भी आते हैं तो आगे चलकर जन्नत को कोई कैंसर नहीं होगा, जिसका मतलब साफ है कि हम उसे फ्यूचर के लिए भी सेव कर सकते हैं और तुम्हारा बच्चा भी सही सलामत इस दुनिया में आ सकता है। उसकी ये बात सुनते ही रिधान के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से डार्क हो गए और उसकी पकड़ फोन पर बेहद कस। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।